हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 250 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 4। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट को नहीं फॉलो किया है, नहीं देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा कर के उन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो विस्तार है वो पश्चिमी भारत तक था, पश्चिमी भारत में भी था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भाब्रू स्तंभलेख। ठीक है, भाब्रू स्तंभलेख करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में किसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में किसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, समझ लेते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा कि 7 भागों में विभाजित किया गया था, और वो 7 भाग कुछ इस प्रकार के थे। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ये 7 जो कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 जो कि विभाजित थे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसे मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? यानी मेगास्थनीज के बाद जो दरबार में रहे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, डाइमेकस। डाइमेकस एंटियोकस ने दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो क्वेश्चन देख करके कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में था। नेक्स्ट आता है कि चाणक्य के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना? चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राधागुप्त। ठीक है, राधागुप्त। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। चाणक्य की मृत्यु के बाद राधागुप्त उनका उत्तराधिकारी बना। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था? ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष पश्चात? राज्याभिषेक के कितने वर्ष के पश्चात? तो 8 वर्ष के पश्चात 9वें वर्ष उन्होंने आक्रमण किया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का एक राजा शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्न कथन पर विचार करिए। 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। बिल्कुल सही। मगध का राजा जो कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ये भी सही है। निरयाकस, आनेसिक्रिट्स और अरिस्टोब्यूलस, ये जो कि सिकंदर के साथ ही भारत आए हुए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग में शामिल नहीं है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि सप्तांग सिद्धांत को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो इनको मैंने याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक भी बताया था। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे लोक नहीं आता है। ठीक है, आमत्य थे, जनपद थे, कोष थे, मित्र था, दंड था। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से याद कराता हूँ। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया।
सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 हुआ करते थे। इनको याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, राजा, देखिए याद रखिएगा, राजा, राजा कहता है, राजा मतलब आज, मित्र को दंड दो, ये बस आप लाइन याद रख लो। राजा मतलब राजा कहता है आज मित्र को दंड दूं, यानी राजा से राजा हो गया, आज से मतलब अमात्य और जनपद, और मित्र का तो क्लियर हो रहा है, मित्र को मतलब कोष याद रखेंगे, दंड मतलब दंड हो गया, दूं का मतलब दुर्ग हो गया। तो ये 7 आप याद रख पाएंगे जो कि सप्तांग सिद्धांत है। इसी तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात बोध गया की यात्रा की थी। कितने वर्ष के पश्चात बोध गया की यात्रा की थी, तो 10वें वर्ष पश्चात, ठीक है, 10वें वर्ष पश्चात, ऑप्शन सी होगा। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए, 12वें वर्ष उन्होंने निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा का उल्लेख भाब्रू लघु अभिलेख में मिलता है। अशोक की यह प्रथम यात्रा थी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख किया गया। किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख किया गया, तो भाभू शिलालेख जो यहाँ पे आप देखें उसी में, यानी विराट लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में अशोक ने त्रिसंघ में विश्वास प्रकट किया। ये त्रिसंघ या त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यही हैं। इनके साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध पुस्तकें पढ़ने का निर्देश भी दिया गया था। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से देखिए कौन सा कथन गलत है। चलिए एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि अशोक के 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया, जो कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही कराया था, ये भी सही है। अशोक के अरमाइक लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए, ये पॉइंट गलत है। पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे गलत होगा, अफगानिस्तान से। अरमाइक लिपि जो है अफगानिस्तान से आता है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता है वो 1857 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो सभी के तो सही था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपका 3rd में गलत है, जो कि आपका अफगानिस्तान होना चाहिए था। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1857 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, यानी ये 4 प्रकार की लिपियाँ हैं। ग्रीक एवं अरमाइक जो लिपि का अभिलेख है वो अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, यानी खरोष्टी लिपि पाकिस्तान, और शेष जो है वो भारत से ब्राही लिपि का अभिलेख मिलता है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के 7वें शिलालेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया। तो ये सब अपने ऊपर में देख लिया। नेक्स्ट आता है कि मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद रूप में लिया जाता था उसे क्या कहते थे। मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद रूप में लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे हिरण्य कहते थे, हिरण्य, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से किस महाजनपद में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। 16 महाजनपदों में 2 ऐसा था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जबकि जो 14 था उसमें आपका दूसरे तरह से चलता था। तो यहाँ पे देखिए वज्जी और मल्ल जो होंगे वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थे, ऑप्शन बी होगा। बाकी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था जो कि बाकी 14 महाजनपद में था, लेकिन गणतंत्रीय शासन प्रणाली 2 में था। तो आप इनको अच्छे से याद रखें। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ निकाय है, बौद्ध ग्रंथ है। मगध के शासक अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था जो अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में महात्मा बुद्ध से सलाह लेने गया था। तो ये है वस्कार, ठीक है, वस्कार यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी वस्कार। महाजनपद जो पंचाल है, पंचाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और हमें बताना है कि कथन में सत्य कौन सा होगा। तो 2 पॉइंट दिया गया पंचाल के संदर्भ में, दोनों को पढ़िए, वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ के आंसर गेस करिए। चलिए हम एक एक करके देखते हैं।
प्रारंभ में इनके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपिल्य था। तो ये दोनों कथन में, तो पहला कथन में दोनों पॉइंट सही है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में कि प्राचीन ग्रंथों में पंचालों को दो वंशों उत्तर पंचाल और दक्षिणी पंचाल जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती थी इसका उल्लेख किया गया। तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो ऑप्शन ए होगा मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ये आपका हो जाएगा 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। महाजनपद काल में धनी कृषक को किस नाम से जानते थे? जो धनी कृषक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें गहपति कहा जाता था। ठीक है, गहपति यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। धनी कृषक गहपति कहलाने लगे थे। ये कृषक वैश्य वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। इस काल में ग्राम प्रशासन की देखरेख ग्रामणी नामक अधिकारी करते थे। इस काल में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका निर्वाण प्राप्त हुआ सामेत पर्वत। ठीक है, सामेत पर्वत आपको याद रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 2 पॉइंट है, दोनों को पढ़ना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय की। 7 वर्ष के पश्चात कलिंग पर विजय की। तो यहाँ पे हमने ऊपर में देखा था कि 7वें वर्ष नहीं, 8वें वर्ष के बाद। ठीक है, 8वें वर्ष के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट एक गलत है। हाथीगुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहाँ का राजा नंदराज था। तो ये जब हमने ऊपर में देखा था तो सही क्या हुआ? केवल और केवल सही ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। उसका 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। हाथीगुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहाँ का राजा नंदराज था और इस युद्ध के उपरांत अशोक ने युद्ध की नीति त्याग कर धम विजय को अपना लिया था। रासरंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि कश्मीर में श्रीनगर को किसने बसाया? तो अशोक ने। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि नेपाल में देवपतन नामक जो नगर है वो भी अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो किसने दिया था? तो उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अगला आता है कि यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार या फिर जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा है। सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार किसने की थी? कहा तो जस्टिन ने है, लेकिन इसकी जो पहचान है वो सबसे पहले किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला आता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का जो संधि का उल्लेख है किसने किया है? तो प्लूटार्क ने किया था। प्लूटार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया। तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिए, असत्य बताना आपको। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर में मिलता है। ये बिल्कुल सही है, अहनानूर मुरनानूर में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बंगाल विजय का उल्लेख की बात करें तो महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी सही है। स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का विवेचन करते हुए लिखा कि उनके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान, हिंदुकुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़ एवं नर्मदा पार के प्रदेश सम्मिलित थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आता है
कि किनका कथन था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये जो कथन है वो किसका है? ये कथन प्लूटार्क का है। प्लूटार्क ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और इसमें से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि आपको शायद आप नए पहली बार सुन रहे होंगे, नया होगा आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।